नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज सबसे पहले भारत में हुए ऐसे जमीन घोटाले की खबर जिसका पैसा आतंकी संगठन अल-कायदा को भेजे जाने का शक है। यह खबर आतंक के उसी डॉक्टर इश्तियाक से संबंधित है जिसकी टेरर फाइल हमने कल सत्ता में खोली थी। आज इस पर कुछ और बड़ी चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। फिर विमान से सफर करने वाले यात्रीगण ध्यान दें, क्योंकि सत्ता में आज हम आपको एयरलाइंस के महंगे टिकट वाली लूट के बारे में बताएंगे। कैसे ऑनलाइन सर्च करते करते फ्लाइट टिकट के दाम अचानक से बढ़ जाते हैं। हमने आपके साथ हो रहे इस धोखे को डिकोड किया है। इसके बाद जरूरी सवाल, क्या ओल्ड पेंशन स्कीम पर जल्द कुछ बड़ा होने वाला है? आज कर्मचारी संघ के 12 प्रतिनिधियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की एक मीटिंग है जिसका मुख्य मुद्दा है एनपीएस और ओपीएस। इस खबर पर भी हमने सत्ता की एक कुंजी तैयार की है। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953440671 पर कॉल करें। जम्मू कश्मीर चुनाव से पहले 370 वाला जिन्न निकल आया है। अब केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने राहुल गांधी से कुछ चुभने वाले सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर कश्मीर के लोगों का हक छीनना चाहते हैं। साथ ही राहुल गांधी से अनुच्छेद 370 पर भी रुख साफ करने के लिए कहा है। यही अनुच्छेद 370 पीडीपी के मैनिफेस्टो में भी ट्रेंड कर रहा है। आज पीडीपी की महबूबा मुफ्ती ने घोषणा पत्र में वादा किया है कि अगर उनकी सरकार बनी तो फिर जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A की वापसी होगी। साथ ही पाकिस्तान के साथ दोबारा व्यापार शुरू होगा। एक बड़ी खबर कोलकाता की क्रूरता पर। आज 6 आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट किया जा रहा है। आरजी कर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का भी सीबीआई ऑफिस में टेस्ट हो रहा है, जबकि रेप और मर्डर के आरोपी संजय रॉय का टेस्ट कल जेल में किया जाएगा। और एक शुभ समाचार भी है, लंग कैंसर की पहली वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल दुनिया के 7 देशों में शुरू हो गया है। कैंसर से दुनिया में प्रतिवर्ष 18 लाख लोगों की जान जाती है और इसमें सबसे बड़ी वजह लंग कैंसर को ही माना जाता है। यानी अगर ट्रायल सफल रहा तो एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी सत्ता में। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं अल-कायदा के उस डॉक्टर टेररिस्ट की जिसको लेकर नई जानकारियां सामने आई हैं। अस्पताल और क्लिनिक के नाम पर वो डॉक्टर युवाओं को आतंकवाद का पाठ पढ़ाता था। बीमारियों का पता लगाने के नाम पर वो रेडियोलॉजिस्ट युवाओं को टेररिस्ट बनाता था। सत्ता में आज डॉक्टर टेररिस्ट की टेरर फंडिंग वाली कहानी को हम डिकोड करेंगे। नए दावे के मुताबिक झारखंड के आतंकी मॉड्यूल का सरगना डॉक्टर इश्तियाक का जमीन घोटाले में शामिल था। झारखंड के जमीन घोटाले में शामिल कारोबारी बबलू खान से उसका कनेक्शन था। बबलू खान डॉक्टर इश्तियाक के नाम पर एक अस्पताल का मालिक भी है। ईडी ने झारखंड के व्यवसायी बबलू खान को तलब भी किया है। बबलू खान पर यह भी आरोप है कि उसने जमीन घोटाले में शामिल होकर मनी लॉन्ड्रिंग की है। ईडी ने पहले ही इस मामले में 2 जमीन के टुकड़े जब्त किए हैं जिनकी कीमत 74 करोड़ 39 लाख रुपए है। दावा है कि डॉक्टर इश्तियाक के नेतृत्व में यह मॉड्यूल देश में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहा था। ईडी इस मामले की जांच कर रही है और यह देख रही है कि क्या इस जमीन घोटाले का अल-कायदा के आतंकी फंडिंग से कोई संबंध है। यह आरोप बेहद संगीन है और यह मामला बहुत गंभीर है क्योंकि यह देश की सुरक्षा का प्रश्न है। सोचने वाली बात है कि अल-कायदा जैसे खूनी और खूंखार आतंकी संगठन की एक शाखा भारत के अंदर एक्टिव है जिसका नाम है AQIS, यानी अल-कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और इस संगठन का एक सरगना MBBS डॉक्टर है जिस पर जमीन घोटाले के आरोपी के साथ मिलकर टेरर फंडिंग करने का शक है। इन आरोपों को ऐसे समझिए कि झारखंड में जमीन घोटाला होता है, जिस पर जमीन घोटाले का आरोप लगता है उसका कनेक्शन एक ऐसे डॉक्टर से है जो आतंकियों की भर्ती करता है। और सबसे गंभीर शक यह है कि यह आदमी जमीन बेचकर पैसे अल-कायदा को भेजता था। अब ईडी के अधिकारी डॉक्टर इश्तियाक से पूछताछ करके एक-एक सच को सामने लाएंगे। ईडी दिल्ली पुलिस की FIR की जांच कर रही है और यह देख रही है कि क्या इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का अलग मामला दर्ज किया जा सकता है। अल-कायदा के नेटवर्क की कहानी सिर्फ डॉक्टर और जमीन घोटाले के आरोपी बबलू खान तक सीमित नहीं है। इसका दायरा झारखंड, राजस्थान, यूपी से लेकर हरियाणा तक है। यह पूरा नेटवर्क जांच एजेंसी और पुलिस दोनों के रडार पर है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने अब तक 11 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है।
अब आपको उन ठिकानों के बारे में बताते हैं और हरियाणा की उस जगह पर भी लेकर चलते हैं जहां आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। हरियाणा के भिवाड़ी में वायुसेना के प्रतिबंधित क्षेत्र के पास अलकायदा का आतंकी ट्रेनिंग कैंप है, जहां हथियार चलाने की ट्रेनिंग कर रहे 6 संदिग्धों को पकड़ा गया है। पकड़े गए लोगों में हथियार, गोला बारूद और संदेहास्पद किताबें मिली हैं। अलकायदा के ठिकाने से सिर्फ 5 से 7 किलोमीटर के दायरे में भारतीय वायुसेना का प्रतिबंधित क्षेत्र है। अलकायदा के ठिकाने से 8 किलोमीटर की दूरी पर नूह का नल्हड़ महादेव मंदिर है। सवाल यह भी है कि हरियाणा में भिवाड़ी के पास आतंकी गतिविधि चल रही थी। पकड़े गए लोग यहां हथियार चलाना सीख रहे थे और स्थानीय पुलिस को भनक तक नहीं लगी। जो रास्ता ट्रेनिंग कैंप को जाता है, उसी के पास पहाड़ी रास्ते पर एयरफोर्स की तारबंदी है। यहां पर चकित करने वाली बात यह है कि नूह का नल्हड़ महादेव मंदिर इस ठिकाने से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है। यह वही जगह है जहां वर्ष 2023 में दंगे हुए थे। श्रद्धालुओं पर गोलियां चलाई गई थी। आपको सिर्फ 70 सेकंड की न्यूज रील दिखाते हैं जिसमें अलकायदा का ट्रेनिंग सेंटर भी है और वो सारे संदिग्ध भी जिनकी चाल, चरित्र और चेहरे सब बेनकाब हो चुके हैं। आए, उनको करीब संख्या में 6 लोग थे, जिनको वहाँ पुलिस को हमने गिरफ्तार करके उनको सुपुर्द किया गया था। और बाकी शेष जो कार्रवाई थी वो तो कि दिल्ली पुलिस उसमें स्पेशल सेल्स में डील कर रही, तो उनकी पूरी डिटेल्स है वो उसके पास है। दिल्ली से एनसीआर एरिया में है और जहाँ भिवाड़ी के क्षेत्र जहाँ सुबान के लिए जिस प्रकार के ये जो सूचना मिली थी वो हमारे लिए भी बड़ी चिंताजनक इशू था। राजस्थान पुलिस है वो कोई भी ऐसा गंभीरता के साथ पूरी जांच पड़ताल करेगी, पता करेगी कहाँ कहाँ ऐसे लोगों का हाइड हाउस थे, कौन किन लोगों के संपर्क में है। इस प्रकार की कोई जानकारी अगर विशेष रूप से वहाँ दिल्ली पुलिस से मिलने पर हम सख्त रूप से बता बैठते। सत्ता में अब वो सभी यात्रीगण ध्यान दें जो अक्सर विमान से सफर करते हैं। वैसे ये सभी लोग अच्छी तरह जानते होंगे कि कैसे महंगे टिकट और सर्च प्रोसेसिंग के नाम पर एयरलाइंस कंपनियां इनकी जेब काट रही हैं। सरकार की ओर से इस पर कई बार सख्ती भी की गई है, पर हालात वैसे ही हैं। लेकिन आज एयरलाइन कंपनियों की इस फ्रॉड पर हम सत्ता में आपको जो कुछ बताने जा रहे हैं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि बार बार चेक करने से फ्लाइट का किराया बढ़ जाता है? यानी अगर किसी फ्लाइट का टिकट आप अलग अलग वेबसाइट पर जाकर देखते हैं तो उसमें आपको हर बार कुछ इजाफा नजर आता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है ऑनलाइन सर्च करते करते अचानक एयर टिकट के दाम बढ़ने कैसे लगते हैं? क्या आप फ्लाइट के किराए के रॉकेट बनने के पीछे एयरलाइन कंपनियों का ये खेल जानते हैं? शायद नहीं। इसीलिए आज हम एयरलाइन कंपनियों की उड़ान से अपने न्यूज मित्रों को एक्स्ट्रा सावधान करने वाली खबर दिखाने जा रहे हैं। आज हम आपको उस टूल किट के बारे में बताएंगे जिससे एयरलाइन कंपनियां किराए के नाम पर आपकी जेब काट रही हैं और इससे कैसे बच सकते हैं। इस पर हमने कुछ एक्सपर्ट से बात की है। लेकिन सबसे पहले सुनिए, आखिर एयरलाइन कंपनी ये सारा खेल कैसे करती है? तो इसका जवाब है डार्क पैटर्न। किराए से संबंधित एयरलाइन कंपनियों की ओर से जो भी गोलमाल किया जाता है उसे डार्क पैटर्न कहा जाता है। और इसी डार्क पैटर्न की कुछ ऐसी टूल किट है जिससे ये कंपनियां आपको टिकट के नाम पर ठगती हैं। इसमें सबसे पहले हथियार का नाम है एल्गोरिदम। एयरलाइन कंपनियों का एल्गोरिदम डिमांड और सप्लाई के सिद्धांत पर काम करता है। जैसे ही किसी फ्लाइट का टिकट बार बार सर्च किया जाता है, उसके रेट अचानक से बढ़ा दिए जाते हैं। यानी आपकी जरूरत को जानते ही एयरलाइन कंपनियों का एल्गोरिदम टिकट के दाम अचानक बढ़ाने लगता है। विमान कंपनियों के दूसरा हथियार का नाम है डराओ और बेचो। शायद आपने ये देखा होगा, कई बार फ्लाइट का टिकट सर्च करते वक्त आपको विमान की सभी सीटें फुल दिखने लगती हैं। यानी दिखाया जाता है कि फ्लाइट की सीटें तेजी से खत्म हो रही हैं और टिकट आपको तुरंत खरीदना होगा, नहीं तो मौका निकल जाएगा। लेकिन सच ये है कि फ्लाइट की कई सीट्स खाली होती हैं, लेकिन यात्री डर कर महंगे टिकट खरीद लेते हैं। ये प्रक्रिया भी एयरलाइन कंपनियों के डार्क पैटर्न का ही हिस्सा है। इसके अलावा हवाई यात्रियों को लूटने का तीसरा टूल है ड्रिप प्राइसिंग। इसमें जो किराया दिखता है उससे ज्यादा किराया वसूला जाता है।
मतलब जब आप टिकट का पेमेंट कर रहे होते हैं तो अचानक से कुछ चार्ज जोड़ दिए जाते हैं जिसके बारे में आपको पहले नहीं बताया जाता और इससे आपका टिकट महंगा हो जाता है। लेकिन आज हम इस लूट पर अपने सभी न्यूज मित्रों को एक डेमो दिखाने जा रहे हैं जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे ऑनलाइन सर्च के दौरान ही फ्लाइट के टिकट महंगे होने लगते हैं और ये खेल होता कैसे है। एयरलाइंस कंपनियां जब आप टिकट खरीदने जाते हैं तो तकनीक का उपयोग करके सीधे तौर पर आपकी जेब काटती हैं। दरअसल जो टिकट आप 3000 में खरीदने वाले थे और ऑनलाइन खरीद के लिए एक क्लिक करते हैं और उसके बाद कुछ देर रुक जाते हैं और फिर ये सोचते हैं कि दूसरी वेबसाइट पर जाकर के उस टिकट को ले लें, तो ऐसी स्थिति में जब आप दूसरी वेबसाइट पर पहुंचते हैं तो वो टिकट महंगी हो चुकी होती है और जबकि जिस वेबसाइट से पहले देखी थी वहां पर भी आपको टिकट के दाम बढ़े हुए नजर आते हैं। तो मैं आपको ये दिखाता हूं कि किस तरह से ये तकनीक का खेल एयरलाइंस कंपनियां फेयर बढ़ाने के लिए करती हैं, जो अपने मध्यस्थ कंपनियों यानी कि वेबसाइट्स के साथ में मिल करके भी करती हैं और अपनी वेबसाइट्स पर भी करती हैं। आपको मैं दिखाता हूं कि यहां पर मेरे पास जो कंप्यूटर है उसमें मैं एक एयरलाइंस की वेबसाइट खोलता हूं और ये वेबसाइट मैंने खोली और देखिए यहां पर लिख करके आ गया वी यूज कुकीज। तो अगर आप ये कुकीज इस्तेमाल कर लेंगे तो ये वेबसाइट आसानी से जान जाएगी और भविष्य में भी जानती रहेगी कि आखिर आपके प्रेफरेंसेस क्या हैं। और यहां पर मैंने मुंबई के एक टिकट को बुक करने के लिए क्लिक कर दिया और आप देख सकते हैं कि यहां पर जो फेयर हैं वो सामने दिखाई दे रहे हैं। 3825 रुपए जो फ्लाइट है उसका ये फेयर है। मैं दूसरी वेबसाइट्स पर जाता हूं जो बाद में मैंने खोली हैं और ये देखिए यहां पर इसका दाम बढ़ गया है और इसका दाम हो गया है 3899 रुपए। और यहाँ पर मैं फ्लाइट आपको दिखा रहा है 3825 रुपए की, वो यहाँ पर टाइम भी मैं देख लेता हूँ, ये रात में 12:25 पे है 3825 और यहाँ पर यही फ्लाइट जो है 4000 रुपए की है। ये थोड़ा थोड़ा फर्क करके इतना बढ़ा दिया जाता है कि टिकटों के दाम दोगुने के करीब तक पहुंच जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि विमान कंपनियों की इस ठगी को सच साबित करने वाला हाल ही में एक सर्वे भी आया है जिसे लोकल सर्कल नाम की एक संस्था ने किया है। इसके नतीजे बेहद चौंकाने वाले हैं। जैसे लोकल सर्कल के इस सर्वे में लोगों से पूछा गया कि ऑनलाइन सर्च करते करते फ्लाइट के दाम बढ़ने लगते हैं, तो 72% लोगों ने यह माना कि उन्होंने इस तरह का अनुभव कई बार किया है। इस सर्वे में यह भी पूछा गया क्या सीट खत्म होने का डर दिखाकर टिकट बेचा जाता है। इस सवाल के जवाब में भी 62% लोगों ने माना कि हाँ ऐसा हो चुका है। जबकि इस सर्वे का तीसरा सवाल यह था कि क्या टिकट में अतिरिक्त यानी हिडन चार्ज भी जोड़े जाते हैं, तो इसके जवाब में 40 लोगों ने माना कि उनके साथ ऐसा हो चुका है। लेकिन आप सभी न्यूज मित्र इससे कैसे बच सकते हैं, क्या सावधानी रखनी है, इसे लेकर एक्सपर्ट्स को जो कुछ बता रहे हैं उन्हें बहुत ध्यान से आप भी सुनिएगा। आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर की टिकट सर्च कर रहे हैं, जैसे दिल्ली टू बॉम्बे सर्च कर रहे हैं, थोड़ी देर के बाद आप किसी भी वेबसाइट में जाइए, आपको दिल्ली टू बॉम्बे की एयरफेयर की टिकट्स आपके आगे पीछे नजर आने लगेगी, जहां पर भी एड्स की स्पेस होती है। तो उसका मतलब है कि ये सब इंफॉर्मेशन कहां से आ रहा है, ये सब इंफॉर्मेशन आ रहा है कुकीज से। तो ये भी हो सकता है कि जो भी फ्लाइट टिकट प्रोवाइड करते हैं, जो भी वेबसाइट्स करती हैं एयरलाइंस के साइड में, वो लोग कुकीज ट्रैक करते हैं और वो देखते हैं कि आप इस चीज को बार बार देख रहे हैं, तो वो प्राइस जैकअप कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप हर एक डील को इनकॉग्निटो मोड में चेक कर लीजिए। बेसिकली इनकॉग्निटो मोड क्या होता है कि एक वेबसाइट में इनकॉग्निटो मोड होता है, चाहे कोई भी ब्राउजर ले लीजिए, उसमें अगर आप कुछ भी सर्व करेंगे तो आपकी कुकीज या आपकी कुकीज मतलब जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन, आप क्या सर्च कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, किस डिवाइस से, कौन सी लोकेशन से, वो किसी के पास नहीं जाएगी। किसी के पास नहीं जाएगी मतलब एडवर्टाइजर्स के पास नहीं जाएगी। कुकी होता है एक प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर पे आके बैठ जाता है और उससे जब आप सर्च फिर से करते हैं तो सर्च को ये याद रहेगा कि आपने
किस जगह का सर्च किया, लेकिन इसका आसान तरीका है, आप कुकीज़ को अपने कंप्यूटर से डिलीट कर सकते हैं। सत्ता में आवाज की राजनीतिक कुंजी, जिसमें सियासत की कई संवेदनशील और मजेदार खबरें हैं। वैसे तो आज वीकेंड है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष तक काफी सक्रिय हैं। पीएम मोदी ने दिल्ली में कर्मचारियों की नेशनल काउंसिल के साथ ओपीएस और एनपीएस पर बड़ी बैठक की, जबकि राहुल गांधी ने प्रयागराज में संविधान पर बहुत कुछ कहा है। ये सुनना भी जरूरी है। इसके अलावा एक खबर पंजाब के लुधियाना से है, जहां आपके एक विधायक ने अपने ही शिलान्यास किए गए नाम पट्टिका को तोड़ दिया। इन 3 खबरों के अलावा कुछ चुनावी अपडेट्स भी होंगे, जिसमें जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र पर अहम बात होगी। लेकिन शुरुआत करते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम से, क्योंकि 10 वर्षों में पहली बार ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग करने वाले कर्मचारी संघ के साथ पीएम मोदी की बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों की नेशनल काउंसिल के 12 सदस्य शामिल हुए। आज की बैठक के ज्यादातर लोगों के मन में यह सवाल है कि इस बैठक की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। दरअसल कर्मचारी संगठनों ने ओपीएस बहाली को लेकर 29 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में मांग की गई थी कि सरकार एनपीएस बंद करे और ओपीएस को लागू करे। चिट्ठी में कहा गया कि अगर ओपीएस लागू नहीं हुआ तो 1 मई 2024 से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। हालांकि बाद में सरकार की ओर से चर्चा का आश्वासन मिलने के बाद हड़ताल टाल दी गई थी। इसके बाद ये केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन पिछले कुछ समय से पुरानी पेंशन योजना समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री से मुलाकात की मांग कर रहे थे, जिसके बाद पीएम ने उनको मिलने के लिए बुलाया है। ओल्ड पेंशन स्कीम देश में बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है। हिमाचल प्रदेश में तो ऐसा दावा भी किया गया कि इसकी वजह से ही बीजेपी को हार मिली थी। इसी वर्ष बजट में वित्त मंत्री ने पेंशन स्कीम में सुधार की जरूरत बताई थी। हालांकि सरकार की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया था कि ओपीएस लागू करने का उनका कोई इरादा नहीं है। मार्च 2023 में सरकार ने उस समय के वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एनपीएस में सुधार के लिए एक कमेटी बनाई थी। कमेटी ने सुधार के लिए दुनिया भर के देशों की पेंशन स्कीम की भी स्टडी की है। इसमें पता चला कि सरकार 40 से 45% पेंशन की गारंटी देने में सक्षम हो सकती है। इसके बाद पिछले दिनों खबर आई कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को आखिरी सैलरी का 50% पेंशन की गारंटी दे सकती है। अगर सरकार ऐसा करती है तो 2004 के बाद सरकारी नौकरी कर रहे 87 लाख सरकारी कर्मचारियों को इससे फायदा होगा। तो अब संभव है कि न्यू पेंशन स्कीम में सरकार बड़े सुधार करे। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान ही वर्ष 2003 में ओल्ड पेंशन स्कीम बंद कर दी गई थी और उसके बदले में वर्ष 2004 में नेशनल पेंशन सिस्टम को लागू किया गया था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इन दोनों में अंतर क्या है और कर्मचारियों को फायदा किस में है। इस पर सत्ता की पहली कुंजी खोलते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम की पहली बात यह है कि इसमें वेतन से कोई कटौती नहीं की जाती थी, जबकि नेशनल पेंशन स्कीम में सैलरी से 10% हिस्सा काटा जाता है। ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद जो भी आखिरी वेतन होता था उसका 50% हिस्सा पेंशन के तौर पर मिलता था, लेकिन एनपीएस में पेंशन की रकम तय नहीं होती है। और इसकी वजह यह है कि ओपीएस में जो पेंशन मिलती थी वो सरकारी खजाने से दी जाती थी, जबकि एनपीएस में पेंशन का हिस्सा शेयर बाजार पर निर्भर करता है। ओपीएस में जीपीएफ की सुविधा भी मिलती थी, लेकिन नेशनल पेंशन सिस्टम में जीपीएफ की भी कोई सुविधा नहीं है। इसके अलावा ओल्ड पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के बाद भी अगर महंगाई भत्ता बढ़ता है तो इसका फायदा रिटायर्ड कर्मचारियों को भी मिलता था, लेकिन एनपीएस में ऐसा सिस्टम नहीं है। सरकार न्यू पेंशन स्कीम में सुधार करने की तरफ बढ़ रही हो, लेकिन कई अहम संस्थान ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर अपना रेड सिग्नल दिखाते रहे हैं। जैसे नीति आयोग का ये कहना है कि अगर पुरानी स्कीम को लागू किया गया तो इससे टैक्स पेयर्स पर बोझ बढ़ जाएगा। वित्त आयोग का मानना है कि ओल्ड पेंशन स्कीम अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक है, जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि इसके दोबारा लागू होने से राजकोषीय संसाधनों पर दबाव बढ़ जाएगा। पेंशन का खर्च करीब 4.5 गुना तक बढ़ जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि जिन राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा से बहाल किया गया उससे उन राज्यों पर कितना बोझ बढ़ा। पहले राजस्थान की बात करते हैं, जहां सबसे पहले इस स्कीम को दोबारा से लागू किया गया। राजस्थान में पुरानी पेंशन स्कीम के लागू होने से सरकारी खर्च में करीब 16 गुना का इजाफा हो गया। इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी इस योजना को दोबारा से बहाल किया गया और ऐसा करने से छत्तीसगढ़ के राजस्व पर 13 गुना का बोझ बढ़ गया।
ओल्ड पेंशन स्कीम पर आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि पेंशन का खर्च करीब 4.5 गुना बढ़ जाएगा। सरकारी खजाने पर बोझ ज्यादा हो जाएगा। राज्यों की वित्तीय सेहत खराब हो जाएगी। पीएम दिल्ली में बैठक कर रहे हैं तो नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आज प्रयागराज में संविधान सम्मान समारोह में सरकार पर खूब हमले किए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जातीय जनगणना देश की जरूरत है। फिलहाल 90% लोग सिस्टम से बाहर हैं। ऐसे में जिनके लिए संविधान बना है उन्हें हक मिलना चाहिए। जाति जनगणना हमारे लिए सिर्फ गिनती नहीं है, जाति जनगणना हमारे लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क है और एक प्रकार से हमारा गाइड, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक गाइड है जिसपे ये लोग रोज आक्रमण कर रहे हैं। जाति जनगणना, सोशो इकोनॉमिक सर्वे, इंस्टीट्यूशनल सर्वे, ये हमारा दूसरा गाइड है। और हमारा लक्ष्य है, जो मैंने आपसे कहा कि 10 सिलेंडर की गाड़ी है, 9 सिलेंडर बंद पड़े हुए हैं, तो हमारा लक्ष्य है कि 10 के 10 सिलेंडर काम करें। अब राजनीति की एक बहुत ही दिलचस्प खबर। आपने अब तक नेताओं को दूसरों के कामों पर अपने नाम वाली शिलान्यास और उद्घाटन पट्टिका लगाते हुए देखा होगा, लेकिन पंजाब के लुधियाना से ब्रांड न्यू पॉलिटिक्स की तस्वीर आई है। शायद ही इस तरह की राजनीतिक घटना पहले कभी हुई हो। यहां विधायक जी ने अपने नाम वाला शिलान्यास बोर्ड ही तुड़वा दिया। कहा कि काम नहीं हुआ है, इसलिए ऐसा कर रहा हूं। दरअसल ये पूरा मामला लुधियाना पश्चिम से आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत सिंह गोगी से जुड़ा है। लुधियाना में 47 किलोमीटर का एक नाला है जो कुम कला गांव से निकलकर वलीपुर कला गांव तक जाता है और फिर सतलुज नदी में मिल जाता है। 2022 में विधायक गुरप्रीत सिंह गोगी ने अपने सीएम भगवंत मान के साथ मिलकर इस नाले की सफाई के अभियान का शिलान्यास किया था। इसके लिए 650 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया था। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगने और पूरी सफाई के लिए 2 वर्ष का समय तय किया गया था, लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी सही से काम शुरू नहीं हो पाया है, जबकि ठेकेदार को 90% राशि का भुगतान किया जा चुका है। इसी बात से विधायक गुरप्रीत सिंह गोगी को गुस्सा आ गया, जिसके बाद उन्होंने इसे तुड़वा दिया। विधायक का कहना है कि हर दिन जब वो यहाँ से गुजरते हैं तो इस पत्थर को देखकर उन्हें शर्म आती थी। बरसात के दिनों में नाले का पानी घरों में घुसने से लोग परेशान हैं, लेकिन जब काम ही नहीं हो रहा है तो पत्थर पर लिखा उनका नाम कलंकित हो रहा था, इसलिए इसे खुद ही तोड़ देना ठीक है। वैसे विधायक जी ने इसे तोड़ने के लिए पहला हथौड़ा खुद चलाया। इसके बाद मजदूर काफी देर तक इसे तोड़ने की कोशिश करते रहे, तब भी नहीं टूटा तो बुलडोजर की भी मदद ली गई। यानी सरकार के कराए हुए काम की मजबूती का तो पता नहीं है, लेकिन नेताओं और मंत्रियों की नाम पट्टिका काफी मजबूत होती है। मैं सोचता भी ये पत्थर मेरे नाम से इतने काबिल नहीं हैगा, क्योंकि ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚ ਬੈਠੇ ਅਫਸਰ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਗਾਮ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਪੱਥਰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤੋੜੂੰਗਾ। क्या कहते हो? बड़िया सदन उद्घाटन किया पुलका नाला साफ होगा। साढ़े लोग जो कैंसर पीलिया लोगों के पेट च जा रहा पानी, जिसके एक बमारिया का अंबार इस बुढ़े नाले ने साढ़े लिए खड़ा करता, जो कि अज मैं इस चीज़ बड़े भरे मन के अज अपना मैं भी तोड़ना शुरू करो बड़े। बिल्कुल अफसरशाही हावी आ ते जिहड़े अफसर ने उपर जाके रिपोर्टां गलत देंदे ने। मैं 1 हफ्ते का टाइम देना अपने अफसरां नूं, जे बंदे पुत्त बन के काम करनगे ठीक आ, नहीं तो मैं अनशन ते बैठूंगा और उहदे नाल मेरा सारा इलाका बैठेगा। तैनूं रोज़ मूँह चढ़ाउंदा मेरा पत्थर कि तू मैनूं ला के गया सी इत्थे, दस तू की कीता, ठीक है। ये मैं अपनी आत्मा की आवाज़ तो बोल रहा। ये पत्थर रोज़ मैनूं मजाक करता जो मैं तो रोज़ लगदा, तो इस करके मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। पंजाब दे विच मौजूदा पंजाब सरकार दे विच सब कुछ ठीक नहीं है।
ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੋਕ ਰੋਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ड्रामा जिन्हों आप हथकंडा भी कह सकते हैं, मैं समझदा इस तो इलावा तो और कुछ भी नहीं। और अब चुनावी राज्यों की बात करते हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर से आज घोषणा पत्र वाला अपडेट है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने आज अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। उनके इस घोषणा पत्र में जम्मू कश्मीर के लोगों के अलावा पाकिस्तान और कश्मीरी पंडितों के लिए भी बहुत कुछ है, लेकिन इसमें जो दो बातें हैं उस पर बहुत ध्यान देने की बात है। पहला है आर्टिकल 370 और 35A की वापसी का प्रयास, दूसरा पाकिस्तान से दोबारा व्यापार शुरू करने का वादा। इसके अलावा महबूबा ने यह भी कहा है कि अगर उनकी सरकार बनी तो आर्म्ड फोर्सेस को मिली स्पेशल पावर यानी एफ्स्पा, आतंक निरोधी कानून यानी UAPA और पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी PSA को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। इस विवादित वादों के अलावा महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर की जनता के सामने कई लोकप्रिय वादों की लिस्ट भी रखी है, जिसमें कश्मीरी पंडितों के लिए 2 BHK फ्लैट, मंदिरों मस्जिदों समेत सभी धर्मस्थलों को मुफ्त बिजली, हर घर को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी, ये वादा किया है, और पानी पर टैक्स भी नहीं लगेगा। इसके अलावा गरीबों को हर वर्ष 12 सिलेंडर दिए जाएंगे, बुजुर्गों और विधवा पेंशन को दोगुना कर दिया जाएगा। वैसे इन घोषणाओं के अलावा एक बड़ा सवाल यह है कि क्या PDP का कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन होगा। इस पर महबूबा मुफ्ती ने साफ किया कि दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन सीट बंटवारे पर हो रहा है, ना कि एजेंडे पर। अगर दोनों दल हमारी पार्टी का एजेंडा मानेंगे तो हम गठबंधन के लिए तैयार हैं। हमारा सिर्फ एक ही एजेंडा है, जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान। वैसे बीजेपी ने अनुच्छेद 370 की वापसी और पाकिस्तान से दोबारा व्यापार करने के महबूबा के वादे को खून खराबे वाला वादा कहा है। 370 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो मुल्क के साथ इल्हाक हुआ है उसका पुल है 370। इलेक्शन स्टेटहुड और सीट शेयरिंग के लिए नहीं बनी है। वी हैव अ बिगर गोल हमारा है, हम डिग्निटी के लिए लड़ रहे हैं, हम रेजोल्यूशन के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP का जो मैनिफेस्टो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर खून खराबा करने वाला मैनिफेस्टो है। अगर कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे एजेंडे को अपनाने के लिए तैयार है कि रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर जरूरी है, टॉप प्रियॉरिटी है, रास्ते खोलना बाकी, हम बोलेंगे उनको आप भी सारी सीटें लड़ो, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे। कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो आया है उसी का कॉपी पेस्ट है। ये एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, एंटी नेशनल हैं। कांग्रेस भी इन्हीं का समर्थन कर रही है। इस बीच कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन के मामले में सीटों की संख्या पर तो नहीं, लेकिन विशेष सीटों की मांग पर मामला थोड़ा फंसा हुआ है। सूत्रों से खबर है कि 4 सीटों को लेकर मामला फंसा हुआ है। 4 में से 2 सीटें देवसर और शांगस कांग्रेस पार्टी 2014 में जीती थी। एक सीट गुलाम अहमद मीर की है, जिसका नाम दुरू है। पिछले चुनाव में गुलाम अहमद मीर PDP से 161 वोटों से सीट हार गए थे। चौथी सीट कोकरनाग है। कांग्रेस यहां से पिछले चुनाव में कांग्रेस के बड़े नेता मोहम्मद सैयद कम अंतर से चुनाव हार गए थे। कुल मिलाकर कांग्रेस अपनी सिटिंग सीट और PDP की वो सीटें मांग रही है जहां से उसके उम्मीदवार रनर अप रहे थे। वैसे कोकरनाग की सीट पर एक बड़ा पेंच ये भी है कि ये सीट डिलिमिटेशन में ST के लिए रिजर्व हो गई है, लेकिन कांग्रेस अपनी पुरानी सीट के आधार पर यह सीट मांग रही है। कांग्रेस अपने टिकट पर किसी ST उम्मीदवार को यहां से उतार सकती है, यानी कांग्रेस पहले चरण की 24 में से 9 से 10 सीटों पर दांव लगा रही है। 5 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवार तय भी कर लिए हैं, लेकिन तालमेल में फंसी सीटों के चलते घोषणा नहीं हो पाई है। फिलहाल पहले चरण की 24 सीटों में कांग्रेस 9 या 10 सीटें लड़ेगी, जिसमें वो घाटी की 4 सीटों पर दावा कर रही है। बाकी सीटें जम्मू की हैं, जिस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को एतराज नहीं है। उम्मीद है कि जल्द ही तस्वीर भी साफ होगी। वैसे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर कल गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा हमला किया था। उन्होंने कांग्रेस से पूछा था कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है।
क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के JK-NC के निर्णय का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है? उनके इन सवालों पर कांग्रेस का कहना है कि जब बीजेपी ने PDP से समझौता किया था तो क्या PDP का घोषणा पत्र पढ़ा था? वैसे कांग्रेस के जवाब को डिकोड करें तो अमित शाह के सवाल में थोड़ा विरोधाभास है, क्योंकि 2019 से पहले जब बीजेपी PDP के साथ सरकार में थी, उस समय PDP के घोषणा पत्र में ये सारे विवादित मुद्दे शामिल थे और तब बीजेपी को कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि सत्ता अपने हाथ में थी। वैसे राजनीति में सवाल हो या आपत्तियां, सबके पीछे कहीं ना कहीं सत्ता की ललक ही होती है, और ये भी जरूरी नहीं है कि गठबंधन में शामिल सभी दलों का एजेंडा एक ही हो और वो हर मुद्दे पर एक दूसरे से सहमत भी हो। इसके बावजूद अलग अलग दल गठबंधन भी करते हैं और सरकार भी चलाते हैं। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह गठबंधन राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के अनेक बड़े सवाल खड़ा करता है। श्री राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे की घोषणा का समर्थन करती है? अमित शाह जी से ये जानना चाहते हैं कि जब PDP से इन्होंने समझौता किया था, क्या PDP का मैनिफेस्टो पढ़ा था? चलिए, PDP का मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा होगा जिसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों की करेंसी के बारे में जिक्र था कि दोनों को लागू किया जाएगा, जिसमें सेल्फ रूल के बारे में बड़ा लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट था। उसके बावजूद आपने उनसे समझौता करके सरकार बनाई। इस वक्त अश्विनी वैष्णव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कैबिनेट मीटिंग के बाद। उनके साथ मिलके कई तरह के फाइनेंशियल मॉडल्स को प्रोजेक्ट करके और सब अश्योर्ड पेंशन, ये इस यूपीएस का सबसे पहला पिलर है। इसकी डिटेलिंग देखनी चाहिए हमें। जो ये अमाउंट मिलेगा वो रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे का 50% होगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अश्योर्ड पेंशन का जो अमाउंट है दैट विल बी द एवरेज ऑफ बेसिक पे ऑफ 12 मंथ्स बिफोर सुपर एनुएशन, उसका 50% होगा। और इस फुल पेंशन के लिए जो क्वालिफाइंग एज रहे, क्वालिफाइंग सर्विस रहेगी, वो रहेगी 25 इयर्स, यानी 25 वर्ष तक अगर किसी ने काम किया है, सेवा की है, तो उसको फुल पेंशन यानी जो ये अश्योर्ड पेंशन का अमाउंट है वो मिलेगा। 25 साल से अगर कम है लेकिन 10 साल से ज़्यादा है तो उसमें प्रोपोर्शनेट पेंशन रहेगी, प्रो रेटा वो पेंशन का अमाउंट बनेगा। जो कभी किसी कर्मचारी की डेथ हो जाए तो फैमिली पेंशन एक बहुत बड़ा, स्पाउस के लिए ये बहुत बड़ी एम्प्लॉयज़ की एक रिक्वायरमेंट थी, डिमांड थी। तो सेकंड पिलर इस यूपीएस का है अश्योर्ड फैमिली पेंशन। किसी भी कर्मचारी के डिमाइज से पहले, इमीडिएटली पहले जो पेंशन थी, अमाउंट था, उसका 60% मिलेगा एम्प्लॉय के, डिसीज्ड एम्प्लॉय के स्पाउस को। ये सेकंड पिलर है। थर्ड पिलर है अश्योर्ड मिनिमम पेंशन। कई बार देखा कि सर्विस कम होती है और कंट्रीब्यूशन जितना हुआ है उससे एक सफिशिएंट अमाउंट नहीं मिल पाता था, और ये अपने आप में एक बड़ा विषय था केंद्र सरकार के कर्मचारियों का और एनपीएस में जुड़े सभी कर्मचारियों का। इसीलिए एक मिनिमम अश्योर्ड पेंशन, अश्योर्ड मिनिमम पेंशन 10,000 रुपीज़ पर मंथ, वो इसमें यूपीएस में थर्ड पिलर ये रखा गया है। इसके साथ आगे वाले पॉइंट को जोड़ के करेंगे तो अगर डीएनएस रिलीफ यानी महंगाई से रिलेटेड रिलीफ जो मिलेगी तो वो आज की तारीख में होते होते करीब करीब 15,000 रुपये पर मंथ हो जाती है, विच इज़ अ सब्सटैंशियल रिलीफ पार्ट ऑफ दिस एंटायर पेंशन सिस्टम। फोर्थ पिलर है इन्फ्लेशन के साथ इंडेक्सेशन। जैसे केंद्र सरकार के एम्प्लॉयज़ के लिए सैलरी में डीएनएस अलाउंस होता है, उसी
पैटर्न पे जो इंडेक्स है, सेम इंडेक्स को यूज करके ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इसको यूज करके अश्योर्ड पेंशन, अश्योर्ड फैमिली पेंशन और अश्योर्ड मिनिमम पेंशन, इन तीनों के तीनों जो आपने पिछले पेज पे ये तीनों पिलर्स देखे, अश्योर्ड पेंशन, अश्योर्ड फैमिली पेंशन और अश्योर्ड मिनिमम पेंशन, इन तीनों के ऊपर इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन डीएनएस रिलीफ के बेसिस पे मिलेगा। डीआर, डीए की जगह डीआर, डीएनएस रिलीफ। पांचवा पिलर है इस स्कीम का लंप सम पेमेंट एट सुपर एन्युएशन इन एडिशन टू ग्रेजुएटी। ये एक तरीके से बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बड़ी एक रिलीफ मिलेगी। जब सुपर एन्युएशन होता है तो उसके बाद में इंसान अपनी लाइफ को प्लानिंग जिस तरह से करना चाहिए तब कई बड़े खर्चे आते हैं, इसलिए ये लंप सम एक अमाउंट तय किया गया। ये है कि हर 6 महीने की सर्विस के लिए मंथली एमोल्यूमेंट्स विच मीन्स पे एंड डीए कंबाइंड, उसका 10% अमाउंट। तो ये एक अपने आप में सब्सटैंशियल एक अमाउंट रह जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी का 30 इयर्स की सेवा है तो उसमें करीब करीब 6 महीने की सैलरी, सोमनाथन साहब दैट्स करेक्ट ना, करीब करीब 6, तो उसको 6 महीने की इमोल्यूमेंट्स जो उसकी रहेगी पे प्लस डीए मिला के वो एक लमसम अमाउंट की तरह मिलेगा। ये 5 पिलर्स को लेके आज यूनिफाइड पेंशन स्कीम अप्रूव हुई है। ये स्कीम केंद्र सरकार के करीब 23 लाख कर्मचारी, करीब 23 लाख एम्प्लॉयज़ हैं, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। ऑप्शन रहेगा, कोई अगर एनपीएस में रहना चाहे तो एनपीएस में रह सकता है, यूपीएस में ऑप्ट करना चाहे विच इज़ नेचुरली अ वेरी अट्रैक्टिव स्कीम तो उसमें ऑप्ट कर सकता है। प्लस राज्य सरकारें अगर इसी फ्रेमवर्क को, इसी आर्किटेक्चर को यूज़ करना चाहे तो राज्य सरकारें भी इस आर्किटेक्चर को यूज़ कर सकती है। अगर राज्य सरकार के कर्मचारी भी इसमें शामिल होते हैं तो करीब 90 लाख के आसपास टोटल कर्मचारी इसका बेनिफिट मिलेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट जो आज के इस फैसले का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है वो है कि कर्मचारियों पर इस स्कीम का भार नहीं पड़ेगा। आज एम्प्लॉयज़ 10% कंट्रीब्यूट करते हैं और आपको जानकारी होगी कि 10 वर्ष पहले तक सरकार भी 10% कंट्रीब्यूट करती थी, यानी 10+10 टोटल कंट्रीब्यूशन होता था। लेकिन मोदी जी ने 2019 में इस 10% कंट्रीब्यूशन को बढ़ा के 14% किया था। जो केंद्र सरकार का कंट्रीब्यूशन है उसको बढ़ा के 14% किया था। That itself was a very big contribution, big jump in the amount of contribution. अब वो कंट्रीब्यूशन बढ़ के 18.5% हो जाएगा। वो कंट्रीब्यूशन बढ़ के 18.5% हो जाएगा। ये स्कीम 1/4/2025 से लागू होगी। तब तक इसके लिए जो भी सारे स्ट्रक्चर्स, पोर्टल वोटल सब बनने होंगे, रूल्स रेगुलेशंस, वो सारे बन जाएंगे 1 अप्रैल 2025 से। 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी ये स्कीम। और जितने भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं एनपीएस में, उन सबको ये ऑप्शन मिलेगा, वो यूपीएस में शामिल हो सकते हैं। मेडिकल रीइंबर्समेंट पहले की तरह मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को, जो कि बहुत बड़ी, वैसे भी मेडिकल रीइंबर्समेंट अभी भी पुराने ओपीएस के मेथड के टाइम से ही मिलता है, वो चेंज नहीं है। मैं आपके सामने ये भी रखना चाहूँगा साथियों कि कांग्रेस की 2 सरकारें जिन्होंने ओपीएस की घोषणा की, हिमाचल और राजस्थान, उन्होंने किस तरह से अपने राज्य सरकार के कर्मचारियों के प्रति एक तरीके से अनाउंस किया है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उसमें कुछ नहीं किया। केवल अनाउंस करके एक भ्रम में रखना वो उनका काम था। इसके विपरीत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो काम है, आप देखो, ये कंप्लीटली वेल थॉट थ्रू
एक्सटेंसिवली कंसल्टेड, बेस्ट प्रैक्टिसेस को देख के, और साथ ही साथ इंटरजेनरेशनल इक्विटी, इंटरजेनरेशनल इक्विटी, आने वाली जनरेशन्स पे कोई एक्स्ट्रा भार ना पड़े, इसके लिए इस पूरी स्कीम को फुल्ली फंडेड स्कीम की तरह रखा गया है, फुल्ली फंडेड स्कीम की तरह रखा गया है। जो आज हमारा इसमें रिक्वायरमेंट रहेगा वो आज ही उसको फंड किया जाएगा, न कि हिमाचल और राजस्थान में कांग्रेस गवर्नमेंट्स की तरह आज अनाउंस कर दो, बाद में भविष्य में क्या होगा उसकी कांग्रेस ने कभी चिंता नहीं की। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों कि केंद्र सरकार और सरकारी कर्मचारियों के जो बहुत बड़े हिमायती बनते हैं, वैसी पॉलिटिकल पार्टियों का भी अगर हम इतिहास देखें तो वहाँ पर भी बहुत स्पष्ट तौर पे दिखाई देगा कि जैसे त्रिपुरा में कई वर्षों तक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट रही, उन्होंने कभी भी ढंग से टाइम पे कमीशन नहीं रखा। केरला में जब केंद्र सरकार ने 10% से 14% बढ़ाया गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन, तब केरला की सरकार ने उसको नहीं बढ़ाया। तो जन जन के हित की ध्यान रखना, एम्प्लॉयज़ के हित की ध्यान रखना, ये भावना और इस तरह की कार्यशैली केवल एनडीए सरकार की है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज अपने इस महत्वपूर्ण फैसले से एक बार फिर आपके सामने इसी डिटर्मिनेशन को, इसी भावना को आपके सामने रखा है। तो बड़ा फैसला लिया गया है केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए, जिसकी जानकारी दे रहे थे अश्विनी वैष्णव। कैबिनेट मीटिंग खत्म होने के बाद ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने बताया कि ये बड़ा और अहम फैसला लिया गया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यानी इस नई पेंशन स्कीम को केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए मंजूरी दे दी गई है। इसमें बहुत से फायदे होंगे लोगों को और ये 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। सभी जो अभी एनपीएस में हैं उन सभी कर्मचारियों को ये सुविधा होगी कि वो इस नई पेंशन स्कीम में जा सकते हैं। और इसमें काफ़ी सारे लुभावने वादे किए गए हैं लोगों से, जिसकी जानकारी अभी अश्विनी वैष्णव दे रहे